विशाल कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, देखिए मुझे जाने दीजिए, अब मैं और नहीं रुक सकता वरना। इतना कहकर विशाल कुर्सी पर से उठ जाता है और पुलिस वालों को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, जैसे उसे किसी भी कीमत पर 7 बजे से पहले कहीं जाना था। जैसे जैसे 7 बजने में वक्त कम होते जा रहा था, विशाल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। चार्ली विशाल को गुस्से के साथ वापस से बैठाते हुए कहता है, वरना क्या रे, तू पुलिस वालों को धमकी देता है? रुक जा, अभी मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू घर जाता है। तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा ना आज रात कि तेरा जितना खून गर्म हो रहा है सब ठंडा पड़ जाएगा। विशाल डरते हुए कहता है, देखिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ सुबह से परेशान हो रही होगी। वो बेचारी अकेली रहती है घर में, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए ऐसा कह दिया। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। विशाल का चेहरा देखकर जाटव को उस पर दया आ जाती है और वो वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वैसे मैडम जी, इस लड़के का कहना ठीक है। हम इसे ऐसे सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रोक सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो उल्टा हम पर ही केस बन सकता है। फिर कोई इंसान किसी की मदद करने की नहीं सोचेगा। इस बेचारे ने तो हमें इन्फॉर्म करके हमारी मदद ही की है। वर्चस्विनी को भी विशाल का मासूम चेहरा देखकर उस पर दया आने लगती है और वो चार्ली को ऑर्डर देते हुए कहती है, चार्ली, इसका नाम नंबर एड्रेस नोट करो और जाने दो इसे। चार्ली को ये उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्विनी विशाल को छोड़ने का ऑर्डर देगी। चार्ली बिचकते हुए कहता है, पर मैडम जी, हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, जितना मैंने कहा है ना उतना करो, समझे? अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। ये सारा किया धरा ना तुम्हारा ही है। क्या जरूरत थी नकली ताज बनवारी की दुकान पर रखवाने की? सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से भी तो काम चल सकता था। चार्ली अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है, वो मैडम जी, मुझे लगा ताज रखवा दूंगा तो वो डीलर जल्दी आ जाएंगे। पर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? असली ताज तो हमारे पास ही रखा है ना, लॉकर नंबर 25 में, जहाँ पर सबूत रखे जाते हैं उस कमरे में। देखना, वो खूनी जल्द ही हमारे हाथों लग जाएगा। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, तुम उस खूनी को पकड़ने के ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, समझे? चार्ली पलटकर कुछ बोल पाता उससे पहले ही विशाल चार्ली के हाथ पकड़ते हुए कहता है, चार्ली जी मैं जाऊं? चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अरे रुक जा, बड़ी जल्दी हो रही है तुझे। सब्र नहीं है क्या तेरे अंदर? कहीं किसी खास से मिलने तो नहीं जाना? चार्ली विशाल को शक भरी निगाहों से देखने लग जाता है। विशाल अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं चार्ली जी, मुझे किसी से मिलने नहीं जाना, बस जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना है। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। चार्ली अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ से कौन प्यार नहीं करता? इतना कहकर चार्ली विशाल के सामने एक रजिस्टर रख देता है और उसे पेन पकड़ाते हुए कहता है, ये ले, इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख दे। विशाल फुर्ती के साथ चार्ली के हाथ से पेन छीनता है और रजिस्टर में लिखने लग जाता है। उसकी एक नजर अपने हाथ की घड़ी पर थी, जिसमें वो बार बार वक्त देख रहा था, तो दूसरी नजर रजिस्टर पर। 7 बजने में बस 3 मिनट कम थे। उससे पहले ही वो रजिस्टर में अपना नाम, पता और नंबर लिख कर देता है और चार्ली से बिना कुछ बोले वहां से हड़बड़ाहट के साथ चले जाता है। चार्ली विशाल को जाते देख घूरते हुए कहता है, बड़ी जल्दी में है ये, कहीं पैंट के अंदर कुछ हो तो नहीं गया पुलिस वालों के डर से? इस तरफ रोंकामुचा गांव में मायाधारी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। उसके सिवा तहखाने के अंदर कोई नहीं था। मायाधारी ने फर्श पर शमशान की राख से एक चौकोन डब्बा बनाया था, जिसमें उसने 4 लाइनें सीधी और 4 लाइनें आड़ी खींची थी, जिसके कारण एक बड़े से चौकोन डब्बे के अंदर 16 छोटे छोटे डब्बे बन गए थे, जिसमें हर डिब्बे के अंदर एक अंक लिखा हुआ था। वो अंक आगे पीछे क्रम से लिखे गए थे। मायाधारी के हाथ में एक कन खजूरा था, जो उसके हाथ में ही रेंग रहा था। मायाधारी उस कन खजूरे को उस आकृति के ऊपर रख देती है। वो कन खजूरा वहीं पर रुक जाता है, अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। मायाधारी अपनी आंखें बंद करती है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखती है और मंत्र का जाप करने लग जाती है। जैसे ही मायाधारी मंत्र का जाप करना शुरू करती है, वो कन खजूरा रेंगना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन मंत्रों से ही उस कन खजूरे को रेंगने की शक्ति मिल रही थी और वो उन छोटे छोटे डिब्बों के अंदर रेंग पा रहा था।
मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम यम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरम ह्रीम ओम नमः। मायाधारी बार बार यही मंत्र दोहराई जा रही थी और वो कनखजूरा कभी 10 नंबर के आसपास रेंगता तो कभी 2 नंबर के आसपास। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बड़े से चौकोन बॉक्स के अंदर जो लाइनें खींची गई थी वो कनखजूरा उन लाइनों के ऊपर रेंग रहा था। वो छोटे वाले डिब्बे के अंदर नहीं जा रहा था। मायाधारी मंत्रों का जाप करते जा रही थी और वो कनखजूरा बॉक्स के अंदर की लाइन पर रेंगते जा रहा था। तभी वहां पर मायाधारी की सेविका दीपा आ जाती है। दीपा तहखाने के अंदर घुसते हुए कहती है, गुरु माँ की जय हो, गुरु माँ की जय हो। जैसे ही मायाधारी के कानों में दीपा की आवाज पहुंचती है, मायाधारी चुप हो जाती है। वो मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है। वो कनखजूरा जो मंत्रों की आवाज सुनकर रेंग रहा था, वो जिस लाइन पर था वहीं पर रुक जाता है और देखते ही देखते अगले पल वो कनखजूरा अपने आप जलकर भस्म हो जाता है। मायाधारी कनखजूरे के जलने के साथ ही अपनी आंखें खोल लेती है और गुस्से से दीपा पर चीखते हुए कहती है, ये क्या किया दीपा तूने? दीपा हकलाते हुए कहती है, माफ कर दीजिए गुरु माँ मुझे। मैं तो आपके लिए आपकी गोटियां लेकर आई थी जो सुदेश ने मुझे अभी अभी ला कर दी थी। इतना कहकर दीपा मायाधारी को अपना हाथ दिखाने लग जाती है जिसमें उसने 4 जोड़ी आंखें पकड़ी हुई थी। मायाधारी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी दोनों आंखें अचानक से सड़ने लग जाती हैं। वो अंदर ही अंदर धंसने लग जाती है। मायाधारी की आंखें लाल भूरी पड़ने लग गई थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मायाधारी यहाँ वहां अंधों की तरह हाथ मारने लग जाती है। दीपा तुरंत मायाधारी के पास जाती है और उसकी पुरानी आंखों की जगह नई आंखें लगाने लग जाती है। कुछ ही देर में दीपा मायाधारी की आंखें चेंज कर देती है। दीपा मायाधारी से पूछती है, अब आप ठीक है ना गुरु माँ? मायाधारी दीपा पर गुस्सा करते हुए कहती है, तेरी वजह से मेरी गोटियां व्यर्थ चली गईं। तुझे पता है ना, जब भी मैं कोई सा काला जादू करती हूँ तो उससे मेरी आंखों की शक्ति लगती है। इतना अच्छा काम बनने वाला था, तूने सब बिगाड़ दिया। आंख भी बर्बाद हो गई और काम भी नहीं हुआ। दीपा शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे कर लेती है। मायाधारी आगे कहती है, इस अंक पर टोने की मदद से बस उसका पता चलने ही वाला था, पर तू आ गई। दीपा खुश होते हुए कहती है, पता चलने वाला था गुरु माँ? मतलब आपको यक्षिणी का पता चलने वाला था कि वो कहाँ पर छुप कर बैठी है? मायाधारी फिर गुस्सा करते हुए कहती है, यक्षिणी का नहीं, उसका जिस चीज के लिए हम आए हैं। भूल गई हम यहाँ पर क्यों आए हैं? दीपा कुछ याद करते हुए कहती है, नहीं गुरु माँ, मुझे याद है हम यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, पर मुझे लगा कि आप यक्षिणी का पता कर रही होंगे अभी। मायाधारी दीपा को समझाते हुए कहती है, करेंगे, यक्षिणी का पता भी करेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। पहले वो काम करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो होना जरूरी है। दीपा हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर गुरु माँ, ये तो धोखा होगा ना? दिलीप और सुदेश हमें किसी और काम के लिए हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं और आंखें लाकर दे रहे हैं, और हम तो यहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। मायाधारी दीपा के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, इसे धोखा नहीं कहते दीपा। हम अपने काम में कामयाब होंगे तभी तो उनका काम कर पाएंगे। यक्षिणी को मारना इतना आसान थोड़ी है। दीपा पलट कर कहती है, आप फिर से भैरव साधना करके उसे मार दीजिए ना गुरु माँ। मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तुझे क्या लगता है, जब पिछली बार भैरव साधना सिद्ध नहीं हुई तो अब हो जाएगी? साधना करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है और वो अभी मेरे पास नहीं है। ना ही दिलीप और सुदेश वापस से उतनी सारी आंखों का इंतजाम कर पाएंगे। सिर्फ इन 4 जोड़ी आंखों का इंतजाम ही तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। इसलिए पहले वो काम करेंगे, बाद में यक्षिणी का काम तमाम करेंगे। दीपा बड़े गौर से मायाधारी की बातें सुन रही थी और अपने शातिर दिमाग में बैठा रही थी। मायाधारी आगे कहती है, जब तक हमें वो चीज नहीं मिल जाती जिसके लिए हम आए हैं, दिलीप और सुदेश को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तहखाने के अंदर क्या कर रही हूँ। वो जब भी तुझसे कुछ पूछे तो बस कह देना, काम चल रहा है, यक्षिणी का अंत जल्द ही हो जाएगा, समझी? दीपा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी गुरु माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। उन दोनों को इस बात की भनक ही नहीं लगने दूंगी कि तहखाने के अंदर कुछ और ही काम चल रहा है। इस तरफ कायर और बिंदु कालाझाड़ी जंगल के अंदर थे और अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रहे थे। अंधेरा होने लग गया था जिस कारण ठंड बढ़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। बिंदु डरी हुई थी, पर कायर के चेहरे पर डर के दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहे थे। वो तो उल्टा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जिस चीज का वो कई दिनों से सपने देख रहा था वो उसे आज मिलने वाली थी।
बिंदु जहां पर थी वहीं पर रुकते हुए कहती है, ये ठीक नहीं है कायर, चलो वापस चलते हैं। कायर बिंदु को प्यार से समझाते हुए कहता है, क्या ठीक नहीं है बिंदु? बिंदु हिचकिचाते हुए कहती है, यही शादी से पहले वो सब करना। कायर हंसते हुए कहता है, बिंदु तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम पहली बार करने जा रहे हैं। इससे पहले भी तो कितनी बार किया है हमने, भूल गई कैसे तुम और मैं खेतों में। कायर इसके आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही बिंदु उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अब बस करो कायर, चुप हो जाओ। तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बातें बोलने में? कायर अपनी आंखें मटकाते हुए कहता है, जब करने में शर्म नहीं आती तो मुझे कहने में शर्म क्यों आएगी भला? बिंदु कायर को आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम न कायर कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर ना तुम्हारी सारी बोलती बंद करवा दूंगी। कायर मजाक करते हुए कहता है, शादी के बाद किसी की जुबान खुलती कहाँ है, इसलिए तो अभी बोल रहा हूँ। अब तुम खड़ी क्या हो बिंदु, आगे कदम बढ़ाओ, जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। इतना कहकर कायर बिंदु को आगे धक्का देने लग जाता है, पर बिंदु आगे नहीं बढ़ती है और कहती है, कायर मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, आज रहने देते हैं। माँ से भी झूठ बोलकर आई हूँ कि अंसारी के साथ एक सहेली की शादी में जा रही हूँ, रात को वहीं पर रुकूंगी। कायर बिंदु को मनाते हुए कहता है, बिंदु माँ से तो हमेशा ही झूठ बोलती हो ना, जब भी हमें करना होता है, और अब झूठ बोल दिया तो उसका फायदा भी उठा लो, वरना सारे झूठ पर पानी फिर जाएगा। झूठ किसी काम का नहीं रहेगा। और तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, अगर झूठ से किसी का भला हो रहा हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। और तुम्हें तो पता है हमारा कितना भला हो रहा है। बिंदु अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, कायर तुम न बड़े वो हो। कायर फिर बिंदु को मनाते हुए कहता है, अब चलो भी बिंदु, आगे बढ़ाओ अपने कदम। बिंदु अभी भी कायर की बात नहीं मानती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, कायर मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है, आज ही करना जरूरी है क्या, हम बाद में भी तो कर सकते हैं। कायर बिंदु को मनाते हुए कहता है, हाँ बिंदु आज ही करना जरूरी है। मैं ग्रेवयार्ड कोठी से सारी तैयारियां करके आया हूँ, वहां पर आज कोई नहीं है, वो खाली है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ग्रेवयार्ड कोठी हमारा इंतजार कर रही है, हमारा जहां मन करेगा हम वहां करेंगे। बिंदु हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर कायर। बिंदु इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही कायर उस पर चिढ़ते हुए कहता है, पर क्या बिंदु, जब से देख रहा हूँ मना करते जा रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो तुम जा सकती हो, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहकर कायर बिंदु से नाराज हो जाता है और दूसरी तरफ अपनी नजरें फेर लेता है। बिंदु कायर की गालों को छूते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, कायर मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा विश्वास है, तभी तो मैंने तुम्हें अपना ये जिस्म सौंपा है। ये जिस्म तुम्हारे लिए ही बना है कायर, इस पर जितना हक मेरा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। मेरे रग रग में तुम समाये हुए हो। कायर अभी भी बिंदु के बर्ताव के कारण नाराज था, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। बिंदु फिर कायर को मनाते हुए कहती है, मेरे कायर तुम नाराज हो गए क्या मुझसे? सॉरी बाबा, अब मान भी जाओ। अब जल्दी चलो, करना है या नहीं? सुबह मुझे जल्दी घर भी जाना है। मान जाओ कायर, चलो अब। कायर अभी भी नहीं मानता और बिंदु को वहीं पर छोड़कर वापस से बंगला मुड़ा गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। बिंदु घबराते हुए कहती है, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया कायर? कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर?